अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में हम इख्तिसासी शोबे से इख्तिसासी शख्सियत यानी स्पेशलाइज्ड शख्सियत को हम यहाँ मदऊ करते हैं। खुसूसी नौइयत के लोगों को हम बुलाते हैं और उनका ज़िंदगी का तजर्बा निचोड़ हम हासिल करते हैं और ये हम ये रोल मॉडल के तौर पर नई नस्ल के सामने रखना चाहते हैं कि ये जो लोग आते हैं, जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, इन्होंने क्या करा है, अंजाम दिए, कहाँ इनको रिग्रेट है, ये सारी चीज़ें तो हम सवालात की शक्ल में पूछते हैं। आज हमारे साथ सीज़न्ड पॉलिटिशियन यहाँ मौजूद हैं। 4 आपने वज़ारतें, सूबाई असम्बली की 4 वज़ारतें आपके पास रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जूनागढ़ से आप तशरीफ़ लाए, यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हुए और 1967 की बात है ये, और उसके बाद आपने आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। दूसरे ही साल पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली आपने और पीपल्स पार्टी के में नुसरत भुट्टो साहिबा के बहुत करीब रहे हैं और ज़ाहिर है कि उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी और उसके बाद की जो मराइल हैं उसमें भी आपका बहुत अहम किरदार है। उसके एक अजीब सी एक सूरत हाल पैदा हुई है, उसके ऊपर भी मैं सवाल रखूँगा उनके सामने कि अचानक जो है वो आप नुसरत भुट्टो के साथ रहे और उसके बाद जो है आप ज़िया उल हक़ की हुकूमत में बनने वाली जो वहाँ जो जुनेजो साहब थे उनकी हुकूमत में और जो वज़ीर आला गौस अली शाह थे यहाँ के, उनकी वज़ारत आला में आप जो है वज़ारत आपने कबूल की। हम वज़ारत की तफ़सील भी मैं बता दूँ, वज़ीर बल्दियात भी आप रहे हैं, कच्ची आबादी के वज़ीर भी रहे हैं, पॉपुलेशन वेलफेयर के भी वज़ीर रहे हैं और रूरल हेल्थ के भी आप वज़ीर रहे हैं। और कहा यह जाता है कि आप बड़े बोल्ड किस्म के वज़ीर रहे हैं और जो भी आपने काम किए हैं वो रकम हो गए हैं और तारीख़ का हिस्सा बन गए हैं। तो देखते हैं कि हम आपसे किस मुजाहिद साहब, आप ये बताएंगे कि आप इस मरहले में हैं कि आपकी सेहत का भी मसला है और उम्र के भी तकाज़े कुछ हैं, इसके बावजूद भी आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आपको मदऊ करने की एक सबसे बड़ी अहम वजह हमने बता दी है कि सीज़न जर्नलिस्ट को अब जिसने सब कुछ देखा हो, सारे अदवार देखे हों, सियासतदानों को परखा हो, हुकूमतों को जाना हो, उनके दरमियान रह के इस फ़र्क को हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है कि हम नाकाम रियासत के तौर पर नज़र आते हैं। खुदा ना करे हम नाकाम रियासत हैं, लेकिन सूरत हाल जो है बड़ी दगरगों हो गई थी। अब उम्मीद लगा सकते हैं हम कि सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तो आप ये बताएं कि वज़ीर बल्दियात भी आप रहे, किस दौर में रहे आप, क्यों आप वज़ीर बने, फिर आपने वहाँ की उसमें क्या क्या काम किए, दूसरी कच्ची आबादी की वजारत भी आपके पास रही, पॉपुलेशन वेलफेयर भी और रूरल हेल्थ भी। तो इसमें एक तरतीब से आप ये बताएं कि आप जो है जो वजारत बल्दियात थी आपको कब मिली है? वजारत बल्दियात मुझे 1986 में मिली। 1986 की बात है? जी। ठीक है। तो मुझे एक रोज़ हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे सैयद गौलिस्ता साहब, अच्छा, गौस अली शाह साहब। जी, जी। वहाँ से उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि साहब आपसे मिलना चाहती चीफ मिनिस्टर। अच्छा, तो मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। मैं रात के 12 बजे थे। सही है, सही है। मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको वजारत बल्दियात भी देना चाहते हैं। ये इसका मतलब है इससे पहले भी कोई आपके पास वजारत थी? हाँ, ये पॉपुलेशन वेलफेयर ने थी ना। अच्छा, ये भी थी आपके हाँ, पास। ठीक है। तो इन एडिशनल? यस। अच्छा, अच्छा। नहीं, इन एडिशन नहीं, फिर अलग अलग। बल्दियात का बना, फिर वो दूसरे अच्छा, को दे दिया ठीक था। है, उसके बाद आप ये जी। आज एक सवाल पैदा होता है यहाँ, हम छोटे छोटे सवालात में बात करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त की बल्दियात में आप वजारत आपको हासिल थी और आज की बल्दिया में फ़र्क क्या है?
हाँ, बल्दियाती मामले में हर दौर के अंदर करप्शन था, पहले भी था और अभी भी है। अभी ज्यादा है या पहले ज्यादा था? अभी ज़्यादा है। अभी ज्यादा है। हाँ, क्योंकि ये आपका अभी दौर नहीं है इसलिए अभी ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम है ना, मैं तो ज़मीन पे रहने वाला आदमी हूँ ना। तो आप मुझे बताएं ना उसकी वजह क्या है और क्यों हुआ ये सारा बिगाड़। तो मैं जब 79 में काउंसलर बना ने, ठीक है। तो मेरे काउंसलर बने थे आप? यस, ठीक है। तो मेरे वहाँ जो तरक्याती काम के लिए जो ठेकेदार आते थे, मैं उन्हें पहले ही कह देता था कि भाई देखो, मुझे आपसे कोई कमीशन नहीं लेना। आप कह देते थे? हाँ, पहले ही कहता था। तो वो किसी और के दरवाजे पे चले जाते नहीं, होंगे? फिर वो काम करते थे, पूरा काम करते थे। तो ये तो आप कह रहे हैं ना कि ऐसा हो रहा था, नीचे भी तो बहुत सारी खराबी होती हैं, मुमकिन है आपको खबर ही ना हो। ना, मैं इतना जानने वाला था कि हर चीज़ पे मेरी निगाह रहती थी, और मैंने ऐसे जो 2 नंबरी काम होते थे उनको तुड़वा भी दिए थे। रोड की खुदाई करवा दी, कोई बिल्डिंग बनाए उसको तुड़वा दिया, ख़राब काम के अंदर। तो बल्दियात फिर जो जो ये हुकूमतें आती रही, यूँ यूँ इसके साथ बढ़ता गया उसका। तो फिर आपको जो है, आपने ऐसे आदमी थे तो गौस अली शाह साहब ने, उनकी कोई हुकूमत में कोई कारनामे तो हुए नहीं है। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में वो थे, फहम, तो फिर आपको उनको दूसरी वजारत भी नहीं दे नहीं, दी। गौस अली साहब के ज़माने में भी बड़े काम हुए। काम हुए, करप्शन ख़त्म हुई। करप्शन ज़ियाउल हक के ज़माने में करप्शन ख़त्म हुई। करप्शन तो पहले कम थी, अब तो ज़्यादा हो गई। अब हो गई ना। पहले 4 आने थी, अब 60 पैसा हो गया, 60% बढ़ गई। मैं अभी तक ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसी क्या गीदड़ सिंगी थी कि आप करप्शन को इतनी कम रख सकते थे, और आज क्या ऐसा घपला हो गया है कि ये सिर्फ भूख प्यास के मसला देखे ना नहीं है, जनाब, बात ये कोई है, सिस्टम की भी मसला होगा, कुछ माफियाज भी होंगी, कि हुकूमत की कुछ कमजोरियां भी होंगी, उनकी तरफ इशारा करें सिस्टम ना। और माफिया इसलिए थे कि उनको खुलेआम मिलता था। मैं वज़ीर बल्दियात था तो मैंने ऑर्डर सबको निकाले थे कि कोई भी आदमी करप्शन नहीं करेगा, रोज नहीं लेगा। तो इस पे बड़ा असर पड़ा, और मैं पूरे सिंध के अंदर जाता था और जाके वहाँ के काम देखता था। सबसे पहले मैं आपको पॉपुलेशन वेलफेयर का बताऊं कि पॉपुलेशन वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट था वो तो आबादी को कंट्रोल करने वाला। हाँ जी। उसको, तो उसमें बेचारे जो गरीब थे, एम्प्लॉय थे, उनको किसी से मुलाकात का वक्त ही नहीं मिलता था, कि उस पे था कि भाई सेक्रेटरी और मिनिस्टर से ना मिले। अच्छा। हाँ, तो मैं जब बना ये, तो मैं जब जाता था डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने एक ऑर्डर निकाल दिया था कि जो भी आदमी मिनिस्टर को डायरेक्ट मिलना चाहे, उसको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आके मुझसे डायरेक्ट मिले। फिर आया तो फिर लोगों ने बताना शुरू करा कि साहब वो फलां भाई इतने करप्शन ले रहा है, फलाना भाई इतने करप्शन कर रहा है। तो मेरे मददगार बन गए वो। तो रिकवर तो नहीं करा सके ना, जो खा गए नहीं, सो बंद खा गए, लेकिन वहाँ स्टॉप हो गया, रुक गया काम। अब छोटी सी एक मिसाल दूँ भी। कि उस ज़माने में आपने देखा हो कराची में भी जगह जगह ऑक्ट्रोय बनी थी। डॉक्टर है, हाँ। हाँ, और वहाँ से पैसे वगैरह लेकर, रुपए लेकर, वो माल गबन बहुत बड़ा होता था। तो क्या करते थे वो लोग कि करप्शन के लिए, वो ये जब चुंगी का ठेका होता था ना, हाँ। तो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन होता था, वो अच्छा। करता था अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने, मेरे सेक्रेटरी थे मंजूरुल हसन साहब, सिंध गवर्नमेंट के, उनको मैंने बुला के कहा कि भाई मुझे ये जो
गौस अली शाह साहब ने आप में ऐसी क्या खूबी देखी, क्योंकि उन्होंने तो बुला लिया, लेकिन आपने भी तो बिहाइंड द माइंड आपने पढ़ा होगा ना कि नहीं नहीं, वो मेरे देख के बुलाया ना मुझे। उन्हें मालूम था कि आप ये काम देखा ना मेरा। कंट्रोलर अच्छे हैं। हाँ। फिर आगे की कहानी बताएं। आगे क्या, मैंने फिर वो मंजूरुल हसन साहब को कहा तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें कुछ नहीं करना, ये जो इनकी कमेटियाँ हैं इसको बोलो कि मुताल्लिका डीसी जो है वो भी कमेटी का मेंबर होगा। तो वो चेयरमैन क्या करते थे उस ज़माने में, मिलकर एक टेंडर निकाला कि ये ऑक्ट्रोय का टेंडर हमें देना है। अच्छा, उस दिन सब के जितने भी लोगों ने टेंडर भरे हैं कि फलां तारीख को ये खुलेगा, तो वो उसके पास से देख लेते थे। फिर तारीख वहाँ बाद में आपस में मिलकर कहते भाई आज टेंडर नहीं खुलेगा, अब अगले महीने की तारीख को आप खुलेगा। बल्दिया में रहते हैं, मैं बल्दिया में रहता तो आप जो है कच्ची आबादी तो वहाँ बहुत है, हूँ, पूरा कच्ची और आबादी था। कच्ची आबादी के आप वजीर बने। हाँ। तो बल्दिया तो आज भी वैसे के वैसे ही है। आपके दौर में क्या हुआ? मेरे ज़माने में कोई दौर नहीं रहा। मेरे ज़माने में पानी तीसरी मंजिल पे जाता था। तो आबादी भी तो कम थी ना, नहीं, आबादी पॉपुलेशन। कोई कम नहीं थी। मिसमैनेजमेंट, पानी के टैंकर, ये वो, कोई पानी नहीं, कोई कमी नहीं थी। तो बल्दिया की तो हालत वैसी के वैसी ही है भाई साहब। हमारे दौर में नहीं थी, मेरे दौर में नहीं थी। फिर क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई? बस फिर ये नया निज़ाम आ गया ना। क्या निज़ाम आ गया? ये जो हमारे काउंसलर आए बाद में, वो अच्छा उन्होंने फिर वही खाने पीने वाला मसला चल गया, जी। तो काम कहाँ से होगा। तो फिर ये इसका मतलब ये है कि जो कौंसलशिप है और जो काउंसलर मुंतखब होके आते हैं, ये निज़ाम ही गलत है, ऐसा कहेंगे आप कि बिल्कुल काउंसलर्स को ख़त्म कर देना चाहिए? बिल्कुल। जो 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 निचली सतह पे हुकूमत होती है वो तो काउंसलर की हुकूमत होती है। इसका कानून साजी तो काम नहीं होता है, इनका तो काम ही खिदमत है। हाँ, ये खिदमत कर रही है जी ये खिदमत कर रही है। देखें ना, आज कल के दौर में जो काउंसलर बनता है ना, जी वो भी अपना पीरियड ख़त्म होता है तो डीपीएस में या क्लिफ्टन में रहता होता है। मैं तो 67 से जब इंडिया से आया जूनागढ़ से, जब बल्दिया में रहा, वज़ीर था जब भी बल्दिया में रहा, और अभी बल्दिया में रह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 नंबर ही काम नहीं करा। आप बल्दिया में रहे, ये एक अच्छी मिसाल आप दे रहे हैं कि आप बल्दिया में रहे, लेकिन बल्दिया वालों के अपने हालात भी तो बदलते हैं आपकी वजह से। बदले थे ने जब तो मुझे, वो तो मिसालें देना। नहीं नहीं जनाब, बदले। मैं 79 में इलेक्शन हुए बल्दियाती, मैं इलेक्शन जीता। इसके बाद 63 में इलेक्शन हुए, 83 में उसमें मैं इलेक्शन जीता। फिर 85 में एमपीए के इलेक्शन हुए, सूबाई इलेक्शन, उसमें मैं जीता। मेरा काम देख के मुझे लोगों ने मतलब किया। बहुत नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ जो है वो मुजाहिद खान बलोच मौजूद हैं। अपने वक्त में 4 वजारतों के संभालते रहे हैं, और ये उनका कहना भी यही है कि जो पहले के हालात ऐसे नहीं थे जो आज के हालात हैं। अब तो 60% जो करप्शन ही करप्शन है, और पहले जो है अगर बहुत कम करप्शन थी, और उसकी वजह भी आपने बताई है कि कंट्रोल होना चाहिए। गौस अली शाह साहब ने आपको मुंतखब किया था बुला के। ये सारी तफसीलें हमारे साथ रही। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। SK मुजाहिद खान बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी में शामिल थे, उसके बाद जो है बेनज़ीर की पार्टी में भी आप रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ? बड़ी एक टर्निंग पॉइंट है जिसकी तरफ हैरत अंगेज़ तौर पर फिर ये इमरान खान की पार्टी में शामिल हो गए। अब ये इसके बीच की कोई कहानी है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो पैरोकार था, जो कारकुन था, और वो एकदम ही जो पीपल्स पार्टी से निकल के और बिल्कुल ऑपोजिट साइड में खड़ा हो गया। यही हमारा सवाल है
कि आप जो है पीपल्स पार्टी इतनी, उस वक्त आप थे जब पीपल्स पार्टी बनी थी, बानियों में से थे आप, और उसके बाद आपने जद्दोजहद भी की, आपको मौके भी मैं मिले, जेल में भी गया आप जेल में गए, ये मार्शल लॉ जद्दोजहद के दौर में, है। ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर में। जब जो उनको हैंग अप किया गया, और अभी तो ये मालूम ही है कि उन पर साथ ज्यादती हुई है, कि उनका जुडिशल मर्डर किया गया था उनका, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। तो उसके अंदर आपकी क्या हालत थी जब जो है वो ये सब कुछ हो रहा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो कुछ हो रहा था? नहीं, जब तो मैं वहाँ तक था, पीपल पार्टी में था। नहीं तो था, तो आपको ये सदमे तो सहने पड़े होंगे ना, जो कुछ हुआ है सब बिल्कुल कुछ। सहने पड़े। वो क्या था, कैसे हुआ, कैसे हुआ, आपकी क्या राय है, क्या भाई गलती लोगों हुई? को जेल में गए थे सारे, जी, लोगों को जेलें भर दी थी, आप भी जेल गए थे? मैं भी गया था। और ये सब हाफिज़ पीरज़ादा साहब ने सारे थे जेल में, कराची सेंट्रल जेल में। चले जेल चले गए, और उसके बाद जो है कोई बाहर भी तो नहीं आया, इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अवामी तहरीक जो है चलती, उनको जो है जेल से छुड़ाया जाता? ये भी तो एक कमी महसूस होती है ना। नहीं, एमआरडी बनाई थी, एमआरडी बनाई थी, लेकिन वो सही इंतजामात नुसरत नहीं थे। भुट्टो साहिबा ने बनाई थी। हाँ, एमआरडी असल में आइडिया उनका था प्यार अली आलाना का। अच्छा, प्यार लिया इन्होंने बेगम साहब को दिया ये अच्छा, आइडिया, और ये उससे आप एग्री करते थे एमआरडी से? हाँ बिल्कुल, उसमें थे आप? हाँ बिल्कुल। क्या किया आपने? बस ये जल्द से जल्द सोचते थे, आदमी गिरफ्तारियाँ दे रहे थे, जा रहे थे हम लोगों को। तो एमआरडी तो नाकाम हो गई, इसका मतलब है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का तो मर्डर हो गया, जुडिशल मर्डर हुआ, आपके सामने ये हुआ। ये ये भुट्टो साहब की फांसी के बाद हुआ ये एमआरडी बनी। भुट्टो साहब का केस चलता था जब नहीं बनी। न वो तो सही नहीं, बात है एमआरडी ना, तो बाद में भुट्टो साहब बनी। के ज़माने में भुट्टो साहब के लिए आवाम नहीं निकली। अवाम नहीं निकली? ये क्यों नहीं निकलती है अवाम, जब इतना 5-10 आदमी थे जो बेचारे जिंदा जले। और जब ये नवतारों की हुकूमत आई ज़ियाउल हक साहब की, तो जिस जिसके इलाके के अंदर झंडे होते थे उनकी कत्लेआम करी इन्होंने। जब ही ये मौलाना जो हमारे फजलुर रहमान साहब के वालिद थे उस ज़माने में, और मौदूदी साहब थे, बड़े 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 लोग थे, और इन्होंने बाद में ये तहरीक शुरू कर दी। जब बेनज़ीर भुट्टो जब आई, और जब उनको भी असैसिनेट किया गया, उस वक्त आप पार्टी में थे? क्यों नहीं थे आप? मतलब जाहिर है कि उस नहीं, वक्त मैं तो छोड़ दी थी ना पार्टी पे। जब भुट्टो साहब ने चली गई, फिर बेगम साहब भी चली गई, बेगम साहब को हटा दिया चेयरमैनशिप से। बेगम साहब चेयरमैन थी ना, जी जी, उनको हटा दिए। तो जो जो उनकी गुड बुक में नाम थे उनको आगे नहीं आने दिया, उनको हटा दिए, एक तरफ कर दिए, जैसे मेरे जैसे लोगों को। सबको अलग कर दिया। बेनज़ीर साहिबा ने भी अलग कर दिए फिर बाद में। हाँ, फिर जरदारी साहब से शादी हो गई। तो क्या हो गया, शादी तो होनी थी ना कहीं, इसमें क्या फ़र्क पड़ गया? खैर शादी तो होनी थी, और ये जोड़े भी आसमान पे बनते हैं, लेकिन ये सरदारी साहब जो थे ना, इस कद के नहीं थे कि जो भुट्टो साहब की बेटी से शादी करे। तो बेटी ने शादी की ना। अब बेटी से शादी करे उस कद के नहीं थे, भुट्टो के ख़ानदान के बराबर नहीं थे ये। अब क्या किया जाए? तो ये गलत फैसला था, बेनज़ीर साहिबा का गलत फैसला था, बिल्कुल। जिसके जो उससे आपको क्या इतरा कि उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि असल पीपल पार्टी थी ख़त्म हो गई, फिर अभी ये आ गया। अभी तो इतनी मजबूत पीपल्स पार्टी है कि सूबे में, उसका वफाक में जो है इसका बड़ा हिस्सा है, और जो है वो दूसरे सूबे में भी है, बलूचिस्तान में भी उसकी हैसियत है। वो जरदारी साहब की जादूगरी से है सारा। ये जादूगरी? हाँ, तो वो आप तो कह रहे हैं कि नहीं, वो उसका तो काट के है भी, वो तो बड़े ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है, जबकि ये हर चीज़ ये पैसे से देखे करते हैं। पैसा माशाल्लाह बहुत है उनके पास पैसा होता है। जरदारी साहब का। पैसा है तो पैसे तो सबके पास है। नहीं,
पहुंचते हैं पैसे करोड़ों के हिसाब से। तो पैसे से उनको क्या फ़ायदा होता है? अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे या उनको पॉलिटिकली भी कोई फ़ायदा है? पॉलिटिकली फ़ायदा है ना, हुकूमत अभी इनकी है ना। हुकूमत तो बहुत सारे लोगों के हिस्से में आई है जो कहते हैं कि वो बस उनको मिल गई है। अभी आपको तो मुझसे ज़्यादा इल्म होगा, बगैर पैसे का काम कोई होता है? नहीं, आपके दौर में तो नहीं होता था ना, बगैर पैसों से काम तो नहीं होता था। आप तो कंट्रोलर अच्छे थे, जिस तरह आपने मैंने तो बताया। भाई जो पहला काउंसलर का इलेक्शन लड़ा ना, और दूसरा लड़ा, और इसके बाद एमपी का लड़ा, तो मेरा कोई टेंटमेंट, मेरे पास पैसे तो थे नहीं। मैं दरख्त के नीचे टेबल रख कर वहाँ बैठता था, रोड के ऊपर। वो मेरी ऑफिस थी। और मेरे पास लेम्ब्रेटा स्कूटर थी, लेम्ब्रेटा स्कूटर पे मैं घूमता था। अभी भी वही है? नहीं, अभी तो अल्लाह की मेहरबानी कार है ना मेरी। तरक्की तो की है ना आपने, तरक्की तो की है। लंबरेटा स्कूटर से आपके पास गाड़ी है। हाँ, तो वो सब हलाल की कमाई है, दी हलाल की कमाई है। हलाल की कमाई, बिजनेस किया आपने। मेरी होम्योपैथिक कॉलेज भी चल रही है बल्दिया में। होम्योपैथिक कॉलेज है आपकी? स्कूल भी थी वो मेरा, चिल्ड्रन एकेडमी, वहाँ से भी कमाई थी मेरी। अब बच्चे भी माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं? काम पढ़े लिखे हैं। बाहर से पढ़े होंगे? नहीं, पोते बाहर से पढ़ी तो वो तो उन्होंने पढ़ाया होगा, आपके बच्चों ने बाहर से नहीं पढ़ा? नहीं। क्योंकि आमदनी आपकी कम थी, इसलिए आपने हाँ, बाहर नहीं बल्दिया पढ़ा। भी रहते थे और आमदनी भी कम थी। आपने ही बताया कि आजकल की जो पीपल्स पार्टी है, क्या उसमें ये जो जो रोज़ाना हम दावत सुनते हैं, शर्जील मेमन भी कह रहे होते हैं, दूसरे वज़ीर भी कह रहे होते हैं कि हमारी किस्मत बदलने वाली है, हालात बहुत अच्छे हैं। आप उस घर के भेदी हैं, आप उससे ताल्लुक़ रखते हैं, आप जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लीडर के साथ आप रहे हैं। शर्जील मेमन साहब ने जो हमारा है ना, उनको आप ये पूछे कि दिल पर हाथ रख के कहेगा मैं जायज़ पैसे से हुआ है। सब ने नाजायज़ कमाई करी है, दोनों हाथ से लूटते हैं। इनके वो सिस्टम चल रहा है एक, ऊपर से नीचे हर डिपार्टमेंट में। तो बहरहाल वो तो इनका चलता रहेगा, ये जाने इनका काम जाने। तो तब्दीली कैसे आएगी? आप कह रहे हैं चलता रहेगा, और हालात तो बदलने की नहीं है। गरीब की हालत की 2 वक्त की रोटी नहीं है उसको। गरीब तो बेचारा वैसे ही मर रहा है ना, गरीब तो वैसे ही मर रहा है। गरीब को क्या मिल रहा है? गरीब के पास ना आटे के पैसे है, ना गेहूँ के पैसे है, ना तेल खरीदने का वो उनके पास है। गरीब के लोग अब ये आपके जो ये कैमरा मैन है, इसकी क्या तनख्वाह होगी गरीब की? कितनी होगी? जी जी, सही है, कम है, तनख्वाह बहुत कम है। हाँ, तो इसमें क्या करेगा? सभी जगह कम है। बच्चों को स्कूल में जाएगा, कोई बीमारी सीमारी में होएंगे पैसे, कोई रिश्तेदारों में शादी ब्याह होता है तो वहाँ जाना होता है। तो कितना मुश्किल से इसके जो तनख्वाह हमको मिलती है, इस बजट में इनका पूरा नहीं होता किसी का। तो ये जाता कहाँ है जब इतनी इनकम है? ये मुल्क है, ज़रई मुल्क है, हमारा सूबा भी ज़रई है, हमारी आबादी भी जो है वो बड़ी स्किल्ड है, और नतीजा सिफर। जनाब, जब करप्शन होगी वहाँ ऐसा ही होगा ना। तो इसको तो कोई हल भी तो बताए ना। करप्शन करप्शन कह के सब चले जाते हैं। इसका हल तो एक ही है कि अल्लाह करे कि कोई मर्द मुजाहिद आवे। मर्द मुजाहिद नाम तो आपको आप है, हाँ, लेकिन मुजाहिद है आप। मेरे तो साथ में कोई नहीं है ना, मैं तो अकेला हूँ। एक आदमी क्या कर सकता है? आपको तो नाम ही मुजाहिद है। मैं 97 में जब नाइजीरिया गया, रास्ते में एक हिंदू फैमिली मिली मुझे। इथोपिया एयरलाइन से गया था मैं। अच्छा। तो वो इथोपिया एयरलाइन बड़ी बदनाम स्मगलिंग के हिसाब से, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो चरस मरस। इथोपिया उस वक्त तो। अब तो हम बदनाम हो रहे हैं पूरी दुनिया में। तो मुझे लोग शक की निगाह से देखने लगे। फिर जब हम एक जगह सुबह पहुँचे, वहाँ मैं नाम भूल गया एयरपोर्ट, तो वहाँ एक कुदरती एक हिंदू थे, जी। वो भी सफ़र कर रहे थे साथ में। उसने जब इन्होंने देखा कि ये पाकिस्तानी है, तो उसने फिर मुझे पूछा कि आप
पहली दफ़ा जा रहे हो कि कब हर दफ़ा आ रहे हो नाइजीरिया? जी। मैंने कहा भाई मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और मेरा तो इंटरेस्ट उसमें है कि जो ग्राउंड नट होती है अच्छा। वो वहाँ बारिश बरसता ही रहता है, ना हल अच्छा। चलाओ ना चलाओ, इतने बड़े बड़े डोडे उसके इतनी। अच्छा। तो मैं तो उसमें इंटरेस्ट था। तो उसने कहा भाई यहाँ बहुत ये लोग हैं, आप संभाल के जाना, आपने कोई होटल बुक कराई है? मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ जाके करूँगा। ठीक है। तो जब वहाँ मैं पहुँचा हूँ तो इमिग्रेशन में सबके पासपोर्ट चेक करता देता गया। मेरा पासपोर्ट आया तो उसको एक तरफ रख दिया। मगरब हो गई। मैंने कहा भाई मेरा पासपोर्ट क्यों रख छोड़ा है आपने? तो सही क्या है। $5,000 दो। अच्छा। अरे मैं क्या $5,000 खाई के भाई, किस खुशी में? ये करता 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 $100 पर आया। अच्छा। मैंने क्या देखे, मैं वहाँ का VIP आदमी हूँ, मैं एक्स मिनिस्टर हूँ और आपने ज़्यादा गड़बड़ करी तो मैं हमारे हाई कमीशन से रब्ता करूँगा और आप फंस जाओगे। फिर मुझे ऊपर लेके गया, वो बाहर बिठाया। तो अंदर गया होगा, उसने कहा होगा साहब ये तो कोई एक पैसा नहीं देने तैयार। उन्होंने कहा कि गरक करो, जाने से इसको। अच्छा, तो आपने वहाँ भी रिश्वत को पनपने नहीं दिया? नहीं। अच्छा। और वापसी हो रही थी, इमिग्रेशन में औरतें बैठी हुई थी। हाँ, ये हम जो अब एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, कुछ सवालात हमारे पास मौजूद हैं। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करते हैं और साथ ही साथ SK मुजाहिद ख़ान बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, जो 4 मिनिस्ट्रियाँ आपके ज़िम्मे रही हैं और पीपल्स पार्टी से गहरा ताल्लुक़ रहा है। आप PTI में हैं, इमरान खान की पार्टी में, बिल्कुल अपोज़िट साइड पे हैं। तो ये सवाल तो ज़रूर बनता है कि ये जो है ना, खान की पार्टी में क्या नज़र आया कि आप इसके अंदर शामिल हो गए और शामिल हैं, और पीपल्स पार्टी आपकी जो है, समझ लीजिए जन्मभूमि थी सियासत की, वहीं से जो है ना परवान चढ़े, और उसको तो आपने बता दिया कि ये वजह थी। लेकिन पीपल्स पार्टी में आने की क्या वजह थी? आप ये खान की पार्टी में आने की क्या वजह थी? इमरान खान की पार्टी में ये है ना कि इमरान खान जैसा लीडर है ना, वो बड़ा इनोसेंट। इनोसेंट आदमी हुकूमत चला सकता है? व्हाट बिल्कुल मीन चला बाय? सकता है, बिल्कुल चला सकता है, अच्छा। बिल्कुल चला सकता है। और बिल्कुल साफ सुथरा, उसके ना कोई यहाँ पे बच्चे मच्चे है, कोई नहीं है, ना ये हराम की कमाई खा रहा है, ना कमीशन खा रहा है। तो इसलिए कि ये तो सारे इतना इल्ज़ामात लगाते हैं, ऐसा लगता है कि इससे बड़ा करप्टेड आदमी कोई नहीं है। झूठे है सब। तो आज तक एक केस में सजा क्यों नहीं हुई? केस में तो ये केस का तो सिलसिला ही बंद नहीं हो रहा है, कहीं तो पकड़ा तो जाएगा। करते जा रहे हैं ना, कहीं नहीं पकड़ेगा इंशाल्लाह। ये तो आप इमोशनल हो रहे हैं कि यंग पार्टी के कहीं नुमाइंदे। कहीं भी ये नहीं पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये एक दिन आज़ाद होगा इस मुल्क के में और अपना काम दिखाएगा। हाँ, अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो भले मार दे, लेकिन मरा हुआ है तो। मारने के भी इम्कानात हैं। हाँ, ये जालिम लोग हैं, क्या है। तो अभी ये भी जो शहबाज शरीफ वगैरह हैं, ये भी मांगे तुंगे कि वो है ना सब। तो इनको ये डर है कि अगर छूटता है तो ये तब्दीलियाँ लाएगा, लेकिन अभी वो तब्दीली का वक्त आया नहीं है। अभी देखिए, एक ये कि पूरे फैसले तो हुए नहीं है इमरान खान को। आप इतना ज़्यादा क्लियर दिखा रहे हैं कि भाई इनसे ज़्यादा शख्सियत कोई बेहतर नहीं है। सब केसों में छूट गए ना। सब में कहाँ छूटे? सब में छूट गए, सब पे जमानतों पे है। सही। अब आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं? आज तो सूरत हाल ये बता रहे हैं। आने वाला वक्त में अल्लाह पाक रहम करे, अगर जो जिसके अभी हाथ में इक़्तिदार है सही माने में,
अगर उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए तो अल्लाह रहम करे कि पाकिस्तान में क्या होगा। अभी जो IMF का जो आया है उसके बजट के, उसके टैक्सेस के मसले आएंगे तो गरीब आवाम तो चीखें निकल जाएगी उनकी कि इलेक्ट्रिक के इतने रेट, पेट्रोल डीजल महंगा, और बाद में अभी ये 2 बजट के बाद आप देखना कि ये मोबाइलों पे भी टैक्स लगा रहे हैं। नहीं, ये तो हमने सुना है कि मोबाइल पे भी लग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे जो है आ रहा है टैक्स, बल्कि वो बजट से पहले ही आ चुका है। अभी मजीद आएगा। फिर तो बड़ी बेचैनी होगी, सियासी बहुत बेचैनी बेचैनी, होगी और ये खलफशार होगा। बड़ा खल्फसार होगा और इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो खान साहब की क्या पॉलिसी होगी उस दौरान में, कितना मुल्क जो है खलफशार होगा, क्या तो होगा? इमरान खान के साथ देखें ना, वो इमरान खान के साथ ये जो बाहर मुल्कों में हमारे जो आदमी काम करते हैं वो भी बड़ी इमदाद करेंगे, और इमरान खान को ये अपने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलाम, ये तो सारी तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को दी है सारी कुछ नहीं दिया, इमदाद है। कुछ नहीं दिया, कहीं से कुछ नहीं मिला। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। बातें करते हैं सब, रोल आउट कर दिए, बातें करते हैं सब। वो तो तस्वीरों के साथ है, वो तो वाल में मीडिया बता रहा है। तस्वीर उससे क्या होता है, बातें करते हैं सारे, ऐसी हकीकत नहीं है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो देखें जो चाइना है, भी गए हैं शहबाज शरीफ साहब। नहीं अब तो पॉलिसी चेंज हो गई, नहीं दुनिया भर की पॉलिसी चेंज हुई थी। अब जो इमदाद नहीं देते या तो लोन देते हैं, लोन भी जो है हमारी हालत ऐसी है कि लोन नहीं मिल रहे हैं। अब हमें क्या किया, जो है हमें इन्वेस्टमेंट देते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की हालत क्या में, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो हमारा आ रहा है। नहीं, इन्वेस्टमेंट क्या हुई? सऊदी अरब ने बहुत बड़ा वॉल्यूम, बातें की है खाली। आप भी तो बातें कर रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है कि नहीं दिए ये? नहीं बात समझ सब में नहीं दुनिया आई देख हमारी। रही है ना जी, वो तो दुनिया देख रही है कि कुछ नहीं मिला। तो भी IMF ने इतनी फ्लेक्सिबल पॉलिसी क्यों रख ली अगर कुछ नहीं मिला? कुछ तो मिला होगा ना। IMF तो देखे ना, एक समझ लो कि सबसे बुरी चीज़ है ना वो IMF है। वो ऐसा जकड़ लेती है लोगों को कि उसका छुटकारा नहीं है। IMF तो आपकी पसंदीदा पार्टी के दौर में भी थी। IMF कब नहीं थी? हमने देखे इमरान खान ने IMF के होते हुए पेट्रोल में 10-10 रुपए कम कर दिए थे। IMF को तो खरीद के लेके ही वो आए। लेके तो नहीं है, IMF तो कब से चल रही है। नहीं वो तो आए ना, लेकिन उनको तो उन्होंने वापस थोड़ी किया, बंद थोड़ी किया, उसको एक्सेप्ट ही किया ना। वो मजबूरी है तो उसमें करना पड़ेगा, लेकिन इनके माफक नहीं इनके है। पास भी मजबूरी नहीं, है। ये मजबूरी नहीं, ये तो अपने खाना पेट भर रहे हैं लोग। आप कारकुन की हैसियत से बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं कारकुन की हैसियत से नहीं बोल रहा, फिर मैं सच बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम ज़मीन पे रहने वाले आदमी, तो अब पता चलता है हमें। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चला। आज हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ रहे SK मुजाहिद खान साहब, बड़ा तजर्बा है, बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जूनागढ़ रियासत से आपका ताल्लुक़ था, जूनागढ़ से आप यहाँ माइग्रेट हुए, और जो है ये सारी चीज़ों में पीपल्स पार्टी में भी आपने काम किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ आपने काम किया, और जो है अब पीपल्स जो आपको 4 वजारतें मिली और 4 वजारतों से आपका ताल्लुक़ रहा है, और आपके कहने के मुताबिक ये है कि पहले करप्शन बहुत कम थी, अब बहुत बढ़ गई है। और वो तो तनकीद भी करते हैं ये लीडरों के बारे में भी, जरदारी साहब के बारे में भी वो कह रहे हैं कि इनकी सियासत क्या है, इनकी सियासत तो पैसा है, और पैसा अगर इनके पास है तो ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। यही उन्होंने कहा है, यही आपने देखा, और हम यही चाहते हैं कि आप इस पर फीडबैक दें। अपने मेज़बान जहांगीर सैयद को, अपने मेहमान हमारे SK मुजाहिद खान बलोच को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी।